अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोसिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम की जो डेवलपमेंट है इकोलॉजी में वो किस तरह से है, और लास्ट में जो इकोसिस्टम की डेफिनेशन थी वो क्या थी, अब क्या थी, और हमारे जो मेजर इकोलॉजिकल क्राइसिस हैं वो क्या है। तो चलिए हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इकोसिस्टम कहते किसको हैं। कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। हमने इकोलॉजी में पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या, ये कम्युनिटी है, इसको यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं बोलना है, ना ही आपने यहाँ पे स्पीशी का वर्ड यूज़ करना है। कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे से लेन देन कर रहे हो। एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट के साथ जो उनका फिजिकल इन्वायरमेंट है, मीन्स कि वो सॉइल से और वाटर से और जो उनका टेम्परेचर वगैरह है और इर्द गिर्द के जो प्लांट हैं उनसे इंटरेक्शन में हो, तो हम इसको नाम देते हैं कलेक्टिवली इकोसिस्टम का। मीन्स कि किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जब ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जो उनकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन में होते हैं, तो हम उसको नाम देते हैं इकोसिस्टम का। तो यहाँ आप देखें सनलाइट और हीट, और इसी तरह से बिल्कुल वाटर है, यहाँ पे प्रेजेंट इंसेक्ट्स हैं, और इसके अलावा एल्जी है, देखिए एल्जी वाटर के अंदर ग्रो हो रही है, और इसी तरह से बैक्टीरिया हमारे पास, प्लैंकटन है, और टर्माइट माउंट्स हैं, और फंजाई जो है वो है यहाँ पे हमारे पास, और उसके बाद रूटिंग लॉग है हमारे पास जो गली सड़ी लकड़ी है। ये तमाम चीज़ें अब ये क्या करती हैं, रूटिंग लॉग जो है ये सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म का फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है वो उनकी जो प्रॉपर ग्रोथ होती है, उनका सर्वाइवल होता है, उसके लिए ये ज़रूरी होता है। तो इस तरह का जब हमारे पास कोई सीन आता है जिसमें कम्युनिटी है और वो आपस में ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम नाम देते हैं इकोसिस्टम का। डेवलपमेंट इन इकोलॉजी, स्टेटस ऑफ इकोलॉजी। अब पास्ट की अगर हम बात करें पहले की, तो क्या था जो हमारी इकोलॉजी थी, हमारा जो इकोसिस्टम था वो काम था और क्वाइट था, ठीक है। इसमें बिल्कुल पुरसकून था, शोर शराबा नहीं था, और इसमें किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन नहीं थी, कोई तबाही नहीं थी, और ह्यूमन बींग्स जो थे वो नेचर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। इकोसिस्टम हैज़ बिन गोइंग ऑन इट्स नेचुरल साइकिल, बिल्कुल नेचुरली जैसे इकोसिस्टम का साइकिल था वो उसी तरह कंटिन्यू था। लेकिन अगर हम अब से कंपेयर करें, अब हम प्रेजेंट की बात करें, अब इकोलॉजी का क्या स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग। अब क्या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, आबादी बढ़ रही है, नेगेटिव इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम। आबादी के बढ़ने से इकोसिस्टम के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होंगे। किस तरह से होंगे, मीन्स के पहले 2 लोगों के लिए जो खुराक मौजूद थी, अब वहीं पे उस खुराक के लिए लोग जो हैं वो 2 की बजाय 4 हो गए हैं। तो इससे क्या है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब हमारे पास इकोलॉजिकल क्राइसिस बेसिकली होते क्या हैं। इकोलॉजिकल क्राइसिस का मतलब होता है कि कोई भी स्पीशी, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉर्मली सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनके माहौल में कोई इस तरह की चेंजिंग आ गई, इस तरह की तब्दीली आ गई जिसने उनके नॉर्मल सर्वाइवल को इफ़ेक्ट किया। मीन्स कि फ्लक्चुएशंस आ गई, वो नॉर्मली जिस तरह से सर्वाइव कर रहे थे अब उस तरह से नहीं कर पा रहे, उनको अपने सर्वाइवल में कोई मुश्किल पेश आ रही है या वो सर्वाइव कर ही नहीं पा रहे, तो इनको हम नाम देते हैं इकोलॉजिकल क्राइसिस का, जो नॉर्मल रूटीन से डेविएट कर देते हैं। इनमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, इकोलॉजिकल क्राइसिस, ओवर पॉपुलेशन, उसके बाद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, उसके बाद आ जाती है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन। ओवर पॉपुलेशन में हमारे पास हमें पता है कि आबादी दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ रही है, बिल्कुल, और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं आबादी के बढ़ने से। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, अब आबादी ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, तो उससे क्या होता है, इससे गैसेस रिलीज़ होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होता है, और इसी तरह बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमें वेजिटेशन करनी पड़ती है, क्रॉप्स वगैरह ज़्यादा ग्रो करना पड़ती है, तो उन पे जो हम खाद स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं वो भी जो है उनके खाली बोतल से केमिकल रिलीज़ होते रहते हैं, CFC रिलीज़ होते रहते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव, जंगलात का कटाव का जो है वो एक सूरत तो ये होती है कि जब आबादी बढ़ रही है तो घर बनाने के लिए जगह चाहिए होती है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जंगलात को काट दिया जाता है। दूसरा, घर बनाने के लिए लकड़ी भी चाहिए होती है, आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए घर बनाने होते हैं तो उसके लिए हमें लकड़ी चाहिए होती है, और दूसरा हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए होती है। ये जितनी ज़्यादा आबादी उतनी ही ज़्यादा लकड़ी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगी, जंगलात को काटा जाएगा और जो है वो जंगलात कम हो जाएंगे। इसको हम नाम देते हैं डिफॉरेस्टेशन का, और ये हमारे मेजर इकोलॉजिकल, ये हमारे इकोलॉजिकल क्राइसिस में आ जाता है। अब ओवर पॉपुलेशन का देखें,
ओवर पॉपुलेशन इज़ अ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। इन एक्चुअल में अगर हम देखें कि ओवर पॉपुलेशन होती क्या है, रिसोर्सेज की डिप्लीशन है। मीन्स कि पहले 2 लोगों के लिए जो चीज़ मौजूद थी, अब उसी चीज़ के लिए लोग 4 मौजूद हैं, तो रिसोर्सेज क्या हो गए, कम हो गए, डिप्लीट हो गए। और ये ऐसा कब होता है, जब एक किसी भी स्पेसिफिक एरिया में जो है एक ही स्पीशी या एक ही पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लार्ज नंबर हो गई है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं नॉर्मली वो सेम होती हैं, जैसे कि हमारे लिए क्लॉथ वगैरह, हमारे फूड, और इसके अलावा हमें व्हीकल्स वगैरह की ज़रूरत होती है। तो अगर ह्यूमन बींग्स की जो तादाद है वो बढ़ रही है तो हमारी जो नीड्स हैं वो नियरली सेम है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे। अगर तो एनिमल्स की तादाद बढ़ती है, उनकी पॉपुलेशन में इजाफा होता है, तो उससे हमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो हमसे थोड़ा डिफरेंट है। तो किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में किसी भी जगह पे जो है वो किसी भी एक पॉपुलेशन का बढ़ जाना, तो वहाँ की वो ओवर पॉपुलेशन कहलाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही आ जाए, बहुत मतलब 2-3 जो स्पीशीज़ हैं वो भी जो है वो लार्ज इन नंबर हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे अगर एक की भी बात करें तो वो भी ओवर पॉपुलेशन में ही हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इट इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट सच एज वाटर एंड लैंड और एयर। अब पोल्यूशन किसको कहते हैं, हार्मफुल मटेरियल्स का एनवायरनमेंट के अंदर ऐड हो जाना। अब इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्वायरमेंट में हमारे पास एक तो आ जाएगा वाटर। वाटर के अंदर अगर हम वेस्ट मटेरियल को ऐड कर देते हैं तो वाटर वो पीने के काबिल नहीं रहता। इसके अलावा अलजी की ग्रोथ होती है, यूट्रिफिकेशन हो जाती है, स्मेल प्रोड्यूस होती है वहाँ पे, और जो फिशेस की ग्रोथ है वो भी वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, फिशेस की डेथ हो जाती है। लैंड की बात करें तो लैंड पे भी बिल्कुल इसी तरह, अगर हम वेस्ट वगैरह को लैंड पे ऐसे ही फेंक देते हैं, उसको प्रॉपर जो है प्रॉपर तरीके से ठिकाने नहीं लगाते, उसको दबाते नहीं हैं, तो इससे क्या होगा, एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेगा। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, वहाँ पे मक्खियाँ वगैरह बनेगी, मच्छर बनेंगे, तो इससे बीमारियाँ फैलेंगी और स्मेल भी प्रोड्यूस होगी और वो गैसेस भी रिलीज़ करेगा जो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, गल सड़ जाएगा। एंड एयर के अंदर अब हम देखें तो ज़ाहिरी सी बात है, धुआं वगैरह हमारे जो फैक्ट्रियों से रिलीज़ होता है, इसके अलावा गाड़ियों से रिलीज़ होने वाला जो धुआं है वो एयर में इंक्लूड हो जाता है। तो वाटर के अंदर या ज़मीन के ऊपर या फिर एयर के अंदर, इन तीनों चीज़ों में से किसी के अंदर भी अगर हम जो है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को ऐड कर रहे हैं, वो सब्सटेंसेस जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का नाम देते हैं। डिफॉरेस्टेशन, हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। डिफॉरेस्टेशन इज़ द कटिंग और बर्निंग ऑफ ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया में, जंगल वाले एरिया में, वहाँ पे जंगलात की कटाई कर देना या फिर उनको आग लगा देना, इसको हम नाम देते हैं डिफॉरेस्टेशन। मेजर इकोलॉजिकल क्राइसिस विच आर फेसिंग द वर्ल्ड। अब हम मेजर इकोलॉजिकल क्राइसिस की बात करें, सिर्फ मेजर की बात करें, जो हमारे मेन आजकल प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। बेसिकली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको नाम दिया गया है ग्रीन हाउस से। अब ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस ग्लास का एक हाउस होता है, शीशे का बना हुआ एक घर होता है जिसमें सब्जियां वगैरह लगाई जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि सूरज से आने वाली जो हीट है वो इसके अंदर एंटर हो जाती है, लेकिन वो अंदर जो डिफरेंट प्लांट होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं उसके अंदर, हाउस के अंदर, उनसे टकराने के बाद उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। फिर क्या होता है कि वो ग्लास से बाहर नहीं जा पाती, तो इससे क्या होता है कि अंदर का ग्लास के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। रेडिएशन जो हैं वो उसके अंदर एंटर हो जाती हैं, वेव्स एंटर हो जाती हैं, लेकिन बाद में उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, तो वो ग्लास से बाहर नहीं जाती और ग्लास के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उस ग्लास को हम चूँकि ग्रीन हाउस का नाम देते हैं। अगर यही वाला इफेक्ट जो है हमारी इधर ज़मीन पे होने लग जाए, मीन्स के सूरज से आने वाली शुआएँ जो हैं वो ज़मीन पे आएँ लेकिन वो वापस ना जाएँ, रिफ्लेक्ट ना हो, या फिर रिफ्लेक्ट हो तो बहुत कम हो, तो वो ज़मीन के टेम्परेचर को क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी, वार्म अप हो जाएगी जो हमारी अर्थ है। तो इसको हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि उस ग्रीन हाउस के अंदर जिस तरह का इफेक्ट होता है अगर हमारी अर्थ पे भी वैसे होने लग जाए तो वो आ जाएगा हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल अब नाम से अंदाज़ हो रहा है कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर, अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो है किसी भी एरिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसी तरह से जब कलेक्टिवली ओवरऑल पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया का टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसको हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग का।
अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, पूरी दुनिया का वार्म हो जाना, गर्म हो जाना, टेम्परेचर राइज कर जाना, क्लाइमेट चेंज होता है। इससे माहौल जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अब आजकल अगर हम देखें तो गर्मियों का ड्यूरेशन ज़्यादा हो चुका है और एक लंबे अरसे के लिए। ऐसा नहीं कि किसी जो है वो साल के अंदर किसी भी सीज़न के अंदर किसी भी वेदर के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आ जाए, मीन्स के अगर गर्मियाँ थी 2 माह तक ड्यूरेशन था, 4 मंथ तक ड्यूरेशन था तो 6 हो गया, या 6 मंथ तक ड्यूरेशन था वो थोड़ा 7 तक हो गया, तो इसको हम नाम नहीं देते क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज का नाम देंगे अगर एक लंबा अरसा तक, मीन्स के इस साल अगर गर्मियों का ड्यूरेशन ज़्यादा है और अगले साल भी बिल्कुल इसी तरह से रहे और ये सालों साल चलता रहे, ठीक है, क्लाइमेट में चेंजिंग आ जाए, तो उसको हम नाम देते हैं क्लाइमेट चेंज का। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारा वही जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट मेंशन है। अब इसमें वही पॉइंट हैं, वही सारी चीज़ें हैं जो प्लैनेट को वार्म कर देती हैं, जो रेज आती हैं सन से, हीट। सम सनलाइट दैट हीट्स द अर्थ इज़ रिफ्लेक्टेड, सम बिकम हॉट। अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि कुछ रेडिएशंस जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो क्या करती हैं, जो हमारी अर्थ है इसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, इसको वार्म अप कर देती हैं। एटमॉस्फेयर, CO2 एंड अदर गैसेस, हमारे पास आ जाएगा CO2 एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट कीपिंग द अर्थ वार्म। अब माहौल के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, ये सन से आने वाली जो हमारे पास रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे वापस नहीं जाने देती। तो इससे क्या होता है, चूँकि ये माहौल के अंदर मौजूद है तो माहौल का टेम्परेचर बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन इंक्रीज इन द एवरेज ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर। अब यहाँ पे हम देखें जो हमारे पास आ जाता है 1884 और 2006। 1884 में आप टेम्परेचर देखें और 2006 में जो हमें दिखाया गया येलो कलर से टेम्परेचर में कितना इजाफा हुआ है, इसको हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबली पूरी दुनिया का गर्म हो जाना, वार्म अप हो जाना। क्लाइमेट चेंज मीन अ लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट चेंज इन द एवरेज वेदर दैट आर गिवन चेंजेस। अब देखें वही बात रिपीट हो रही है कि सिग्निफिकेंट चेंज आना है, मीन के चेंज वाज़ेह हो, उसको जो है वो नोटिस किया जा सके, और लॉन्ग टर्म हो, एक लंबे अरसे के लिए हो। एवरेज वेदर में इंक्लूड एवरेज टेम्परेचर एंड विंड पैटर्न। अब एवरेज वेदर की हमने बात की है तो एवरेज वेदर में क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा, अगर टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना, या फिर विंड पैटर्न्स जो हवाएं वगैरह चलती हैं उनके पैटर्न्स में चेंजिंग आ जाना, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। इट काजेज नेचुरल डिज़ास्टर। अब इससे क्या होता है, मौसमी तब्दीली की वजह से तबाहियाँ वगैरह आती हैं, जो है वो आफात वगैरह आती हैं, नेचुरल जो होती हैं, कुदरती तौर पे सैलाब वगैरह का आ जाना, आंधियों का बहुत ज़्यादा आ जाना, ये किस वजह से होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि नेचुरल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है। अब हम कंक्लूजन में देख लेते हैं, इकोसिस्टम इज़ अ नेचुरल साइकिल। हमने अभी बड़ा इकोसिस्टम क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ और उनके माहौल के साथ इंटरेक्शन, और ये एक नेचुरल साइकिल है, शुरू से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि हमने प्लांट को शुरू से ग्रो किया कि चले जी आपके साथ हमारा इंटरेक्शन होगा, हम फूड लेंगे, ऐसा नहीं है। प्लांट जो है वो नेचुरली तौर पे प्रेजेंट थे, अब तो बल्कि हम डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट को कम कर रहे हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल साइकिल है। हम प्लांट से फूड लेते हैं और जब ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है तो उनके जो न्यूट्रिएंट है वो फिर से दोबारा सॉइल में ऐड हो जाते हैं। इकोसिस्टम मेक्स अ बैलेंस ऑफ नेचर। अब इससे क्या होता है, वही बात अगेन कि हमने प्लांट से फूड ली, जब ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है, हमारी डेथ होती है, तो इससे क्या होता है कि वो वाले न्यूट्रिएंट जो है वो अगेन सॉइल में चले जाते हैं। तो इससे क्या है, एक नेचुरल साइकिल चलता रहता है। ह्यूमन बींग्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल इकोसिस्टम एंड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ फॉर सर्वाइवल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब हम क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं इसका इंटीग्रल पार्ट हैं इकोलॉजिकल सिस्टम का, क्योंकि इकोलॉजी में जो हमारा इंटरेक्शन आता है, बेसिकली ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ जो हैं ये हमारे इकोसिस्टम में अहम रोल है इनका, और ये डिपेंड करता है हमारा नेचर पे फॉर सर्वाइवल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए और सर्वाइवल के लिए, अच्छी क्वालिटी की जो लाइफ है उसके लिए हम नेचर पे डिपेंड करते हैं। सेव नेचर, सर्वाइव इकोसिस्टम, सेव आवरसेल्फ। नेचर को सेव करें, इकोसिस्टम जो है वो सर्वाइव करेगा और हमारी लाइफ जो है वो सेफ़ रहेगी। लेक्चर में किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन, कहीं से कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जज़ाकिल्लाहु खैरा।